जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो है से 12th क्लास के फिजिक्स का ये क्लास 2 है और इसमें हम लोग जो है से चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें हम कल के क्लास में आपको बता दिए हैं कि चार्ज का मतलब क्या होता है। इसके अलावा परमाणु के 3 मौलिक कणों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका एसआई मात्रक, छोटा एसआई मात्रक, बड़ा एसआई मात्रक और व्यवहारिक मात्रा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है से आपके एग्जाम में आते हैं। कल आपको हम बताए थे एक फार्मूला Q बराबर जो होता है वो होता है IT होता है। Q बराबर IT होता है और ये फार्मूला में आप लोग को हम बता चुके हैं कि Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब होता है आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। Q का मतलब होता है चार्ज, आवेश होता है। और आपको हम ये बता दिए थे I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करेंट होता है। इलेक्ट्रिक करेंट होता है, I का मतलब विद्युत धारा होता है। और आपको हम ये बता दिए थे कि T का मतलब होता है टाइम। अब इस 3 को जो वैल्यू है, इस 3 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू आपसे को दिया हुआ रहेगा और एक तीसरा वैल्यू आपसे पूछ लेगा। आप जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कथी कर रहा है कि यदि किसी तार में 12 एम्पियर की धारा 20 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि किसी तार में 12 एम्पियर की धारा, तो एम्पियर का मतलब होता है विद्युत धारा। यानी आपको इस क्वेश्चन में I का मान कितना दे दिया है, तो I का मान दे दिया है 12 एम्पियर। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि एम्पियर मतलब विद्युत धारा हो गया। प्रवाहित की जाती है, कितना देर तक प्रवाहित की जाती है, तो 20 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी टाइम का मान आपको दे दिया कितना, 20 सेकेंड दे दिया है, प्रवाहित की जाती है। तो आवेश का कुल परिणाम क्या होगा, आवेश का कुल परिणाम क्या होगा, तो आवेश पूछ लिया है। तो अभी हम फार्मूला जानते हैं, वाई फार्मूला आप कहिएगा, वाई फार्मूला कहिएगा कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT। अब कहिएगा I का मान कितना है 12 और गुना T का मान कितना है 20। अगर इसको आप गुना कीजिएगा तब 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और ये यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इतना जो है से कूलम्ब हो जाएगा। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछता है और ये आपका अगला पॉइंट है कि यदि किसी तार में 12 एम्पियर की धारा 20 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो कुल परिणाम क्या होगा। तो I का मान दे दिया है और यहाँ पर T का मान दे दिया है, दोनों को गुना कर दिया तो Q का मान आएगा। क्वेश्चन एक और देख लीजिए क्या है। ये आइए, ये 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। आपको सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि किसी तार में 1.2 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी इससे पहले आपको सेकेंड दिया हुआ था, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिया उसको लिख लीजिए। 1.2 एम्पियर दिया है यानी I का मान दिया है, तो आप कहिएगा कि गिवन दैट I = 1/2 एम्पियर एंड टाइम इक्वल टू जो है से एंड टाइम इक्वल टू जो हो जाएगा 2 मिनट्स हो जाएगा। और 2 मिनट्स को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। चूंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 2 मिनट में कितना मिनट सेकेंड होगा, 60 और 60 120 हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं 2 गुने 60, तो 2 गुने 60 कहिएगा तब 12 दूना 6 दूनी 12 यानी 120 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए आपको हमेशा सेकेंड में ही चेंज करना होता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कुल परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम आप लोग जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। तो I का मान कितना है, I के मान कहिएगा कि 1.2 और गुना T का मान कितना है तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। और इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 बटा में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 12 गुना 12। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। यानी आप कह सकते हैं कि आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। यानी Q बराबर आपको जो है से इतना C हो गया, यानी 144 कूलम्ब जो है से प्रवाहित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 3 को वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू दे देगा। जैसे अगर कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है कि यदि किसी तार में जो है से यदि किसी तार का कुल परिणाम जो है आवेश का परिणाम अगर Q का मान दे देवे 120 कूलम्ब दे देवे, या ऐसा भी कह सकता है कि टाइम का मान आपको दे देवे 60 सेकेंड दे दिया और तब आपसे पूछेगा कि I का मान क्या होगा। तो फार्मूला आप लोग जानते करते हैं कि Q बराबर क्या होता है IT। हम लोग जानते हैं फार्मूला जो होता है Q बराबर होता है IT होता है। Q का मान कितना दिया है 120 कूलम्ब, कूलम्ब मतलब आवेश का ऐसे मात्रक। और यहाँ पर I का मान की बात करते हैं तो I का मान तो पूछ रहा है, नहीं दिया है, तो
आई को आई छोड़ दीजिए, टी का मान आपको कितना दिया है 60, तो गुना 60, ये गुना में 60 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो कहिएगा 120 और बाटा में हो जाएगा 60 और बराबर में हो जाएगा आई। इसको काटिए 1 0 से 1 0, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, यानी आप कह सकते हैं कि आई का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2 एम्पियर हो जाएगा। चूंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसके आगे, Q का मान 144 कूलम, इसके अलावा समय का मान दे देते हैं 2 मिनट, और तब आपसे हम पूछ। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। आपको अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है, अभी तक आवेश के बारे में सारा चीज समझ चुके हैं, अभी हम लोग आवेश से ही चल रहे हैं। आप देखिएगा आवेश के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। एक जो होता है चालक या सुचालक जिसको कंडक्टर कहते हैं, और एक होता है अचालक या कुचालक जिसको नॉन कंडक्टर कहते हैं, और एक होता है अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से सब लोग को समझते हैं। सुचालक या चालक किसे कहते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश उसके एक भाग से दूसरे भाग तक, आवेश उसके एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से आर पार हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोहा ले लेते हैं और इधर कारी आप करंट दीजिएगा तो इधर कारी करंट आ जाएगा, तो ये चालक हो गया। तांबा हो गया, तांबा में भी अगर आप करंट देखिएगा तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकता है। जैसे एक तांबा में मान लीजिए करंट लगा हुआ तो दूसरा में भी आपको लग सकता है, तो चालक उसे कहेंगे। वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से आवेश आर पार हो जाता है तो उसी को हम लोग चालक कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश आसानी से आर पार कर जाता है, आसानी से आर पार कर जाता है, तो उसे हम चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो उसे हम चालक या सुचालक, यानी इसी को कंडक्टर कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और रियल में कंडक्टर में होता क्या है समझिए, जैसे अगर ये कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जैसा ही इसमें हम क्या करेंगे, एक जो है से जैसा ही हम यहाँ से एक सेल दे दिए, जैसा ही यहाँ पर हम एक आवेश दिएंगे, तो आवेश देते ही ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। जब चालक होगा तो गति करेगा, तो यहाँ पर हम तार जोड़े हैं, करंट यहाँ लगेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा तो करंट नहीं लगेगा। जैसे सूखी लकड़ी से आप लोग देखते होंगे टोका लोग फंसाते हैं, यानी तार को कनेक्ट करते हैं, तो तार को कनेक्ट करते हैं तो सूखी लकड़ी है। हालांकि सूखी लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन है, चूंकि परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन वो गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण वो नहीं करंट मार पाता। इसके अलावा अगर कच्चा लकड़ी ले लीजिएगा और तब जो है ऐसे कीजिएगा तो कच्चा लकड़ी में झनाक आपको करंट मार सकता है। तो आप याद रखिएगा कि वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश आसानी से आर पार हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इसीलिए हमें जो है करंट लगता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर आप पिलास देखते होंगे तो पिलास को जो जहाँ जातने वाला रहता है वहां पर लगा दिया जाता है सेमी कंडक्टर, मतलब अर्धचालक लगा दिया जाता है, जैसे बेल्ट लगा दिया कुछ चालक, ताकि करंट नहीं मार पाए। न तो आप समझिए लोहा लेके जाइएगा, आप जो है से टोका फंसाइएगा या लाइन को थोड़ा करंट दीजिएगा, झनाक से मारेगा, क्योंकि उसमें वो चालक की तरह काम करेगा। तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग चालक कहते हैं। जिस समय बारिश होता है, बादल गरजते हैं, उस समय वायुमंडल चालक की तरह काम करता है। आप देखते होंगे कि अगर कहीं बीच एकांक में पेड़ पौधा है तो तरित सीधे उसी पर गिरता है। एक समय की तो घटना ये है कि एक लगभग 4-5 भैंस जो है से पौधा में बंधा हुआ था और बारिश हो रही थी। अब बादल गरजा, और बादल जब गरजा तो वायुमंडल सुचालक की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है और पूरा जो है से बादल का जो आवेश है उस पौधा पर पड़ा, और पौधा पर जैसा ही पड़ा तो उसमें जितने भी जो भैंसी बना हुआ था सब के सब मर गए।
समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन में इतना पावर होता है। तो याद रखिए, वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से आवेश आर पार कर जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वह चालक है। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है। और सबसे ज्यादा चलकता याद रखिएगा किसका होता है, चांदी का। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा चलकता किसका होता है, तो चांदी का होता है। याद रहेगा कि सबसे ज्यादा चलकता किसका होता है, तो चांदी का होता है। आइए आपको अचालक समझिए। अचालक में क्या कहेंगे कि अचालक वैसा होता है जिसमें आप समझिए कि ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ है वो परमाणु है और परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो कुचालक होंगे उसमें आप करंट इधर से दे दीजिए, करंट दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ गया तो इस पर करंट रहेगा, लेकिन आगे वो गति नहीं करता है, तो नहीं करेगा तो नहीं करंट लगता है। आप लोग सूखल लकड़ी में जो है से आप क्या कीजिए, तार जोड़ दीजिए, तार जोड़िएगा तो क्या आपको करंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण करंट नहीं लगता है। तब इसके कारण हम कह सकते हैं कि परिभाषा कि वैसे पदार्थ, आप कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश आर पार नहीं कर पाता है, आवेश आर पार नहीं कर पाता है तो उसे अचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक या कुचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक या कुचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक या कुचालक कहा जाता है। इसी को अनकंडक्टर कहा जाता है, अनकंडक्टर कहा जाता है। याद रहेगा, इसी को अनकंडक्टर कहा जाता है। जैसे सूखी लकड़ी, समझ में आ रहा है, सूखी लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है, शुद्ध जल में भी करंट नहीं लगता है। तो आप याद रखिएगा, जैसे में लकड़ी, सूखी लकड़ी याद रखिएगा, लड़की लिखा है, लकड़ी, शुद्ध जल, मिट्टी, चीनी मिट्टी ना देखते हैं, चीनी मिट्टी हो गया, उसमें करंट नहीं लगता है। आप लोग देखते होंगे जो तार रहता है ना, बड़ा बड़ा तार खींचा हुआ, तो उसके ऊपर जो है चीनी मिट्टी का जो है लगा रहता है ताकि उसमें करंट नहीं लगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं अर्धचालक किसे कहते हैं, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक समझिए, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब आप लोग देखते होंगे, आप ले लीजिएगा खल्ली, और खल्ली में ऐसा प्रयोग नहीं कीजिएगा, खल्ली हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसको आप थोड़ा सा अगर बोर्ड में थोड़ा सा डालिएगा तो आपको चींटी जैसे नहीं करता, उस टाइप से थोड़ा थोड़ा करंट लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो थोड़ा आवेश जाता है और थोड़ा आवेश नहीं जाता है, यानी वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश या इलेक्ट्रॉन कुछ भाग को पार करता है परंतु कुछ भाग को पार नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अर्धचालक है। आप लोग का जो फोन का जो मेमोरी होता है, चिप्स जिसे कहते हैं, वो सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर यानी थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, इसके कारण जो है वो उड़ता नहीं। तो आप याद करिएगा, याद रखिएगा कि वैसे पदार्थ जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक, वैसे पदार्थ जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक आवेश के कुछ ही अंश जा पाते हैं तो उसे
तो उसे अर्धचालक कहा जाता है, तो उसे अर्धचालक कहा जाता है, तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, कुछ भाग ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे में बहुत सारा आप याद रखिएगा, जैसे में सिलिकॉन, सिलिकॉन, ग्रेफाइट इत्यादि, बहुत सारा होगा, ग्रेफाइट इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं आपको कि आवेश के आधार पर चालक के 3 प्रकार होते हैं। पहला कंडक्टर होता है जिसको आप लोग चालक, सुचालक कहते हैं। एक होता है अनकंडक्टर जिसको कुचालक या अचालक कहते हैं, और एक होता है सेमीकंडक्टर जिसको अर्धचालक कहते हैं। सुचालक के बारे में बताएं कि जब पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से आर पार हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह सुचालक है। जैसे में तांबा, लोहा हो गया, चांदी हो गया, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि वैसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश आसानी से आर पार नहीं होता, मतलब नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, शुद्ध जल हो गया, टेबल, बेंच, सब जो है से क्या है, अचालक है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धचालक किसे कहते हैं। तब ऐसे पदार्थ जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक इलेक्ट्रॉन का कुछ भाग ही जा पाता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ ही आवेश जा पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन और ग्रेफाइट हो गया है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि ऐसा कौन ऐसा धातु है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि वो है पारा। क्या है? पारा, जिसको आप लोग मरकरी कहते हैं, जिसको मरकरी कहते हैं, जेड एच कहते हैं ना, जिसको मरकरी कहते हैं। तो आप याद रखिए, यह एक ऐसा धातु है, धातु तो द्रव अवस्था में, ठोस में पाया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और उसका आंसर याद रखिएगा पारा। अगर आपसे पूछ लेंगे कि वह कौन ऐसा अधातु है, वह कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर जो है से द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा बुआ, उसको आप कहिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर जो है से द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप इसको याद करने का तरीका देखिए, धातु में 2 गो शब्द है, 2 गो लेटर है, और पारा में भी 2 गो है, पारा। ठीक है, अधातु में देखिए 1 2 3 है, तो ब्रोमीन में भी 1 2 3 है। तो इससे आप याद रखिएगा, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, धातु के जगह पर पारा मार देते हैं, ब्रोमीन मार देते हैं, और ब्रोमीन की जगह पर पारा मार देते हैं। तो याद करने का तरीका यह है, धात यहाँ लिखा गया, धातु याद रखिएगा, धातु। ऐसा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंसर मारिएगा पारा। और वह कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप आंसर मारिएगा क्या, ब्रोमीन मारिएगा। ठीक है दोस्तों, अब लोग समझते हैं कि इसके बाद हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कुछ कणों पर आवेश। आप याद रखिएगा, सम पार्टिकल्स चार्ज। आप कह सकते हैं कि कुछ कणों पर आवेश, कुछ कणों पर आवेश है ना, कुछ कणों पर, सम पार्टिकल, चार्ज ऑन सम पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों पर आवेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इस चीज को आप रट जाइए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, चूंकि एम्पिरिकल मान है, तो इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं, आपको याद करना होगा। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया, और यह एक प्रकार का ऋण आवेशित कण है। यह एक प्रकार का कौन आवेशित कण है, ऋण आवेशित। तो इसलिए इसका जो आवेश का जो होगा वो होगा -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। याद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश याद रखिएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश याद रखिएगा, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा।
यानी यहाँ प्रोटॉन ऋण आवेशित है तो इधर धन आवेशित होता है। तो सेम यहाँ माइनस की जगह खाली प्लस हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इसलिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, माइनस है प्लस से कट जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होने के कारण क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसको आप इतना याद रखिएगा। अगर तीसरा पॉइंट कहा जाए कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपसे कोई भी पूछ लेवे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर सेम यही चीज आएगा कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेवे कि अल्फा कण पर कितना होता है, अल्फा जो कण है, अल्फा कण पर कितना होता है आवेश, अल्फा कण पर आवेश अगर आपसे पूछ लेवे कि कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उस पर अगर आपसे आवेश पूछ लेवे तो आप याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका दुगुना होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, दुगुना। तो इसका दुगुना कर दीजिएगा तो 16 दूना क्या हो जाता है, 32। तो कहिएगा 32, अरे यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस, इसको दुगुना कर देते हैं और गुने हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा -19 कूलम, 10 के पावर -19 कूलम। तो आप याद रखिएगा कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एक चीज और याद रखिएगा कि बीटा कण पर कितना आवेश होता है, बीटा कण पर आवेश, बीटा कण पर आवेश। तो आप याद रखिएगा बीटा कण पर जो आवेश होता है, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वही बीटा के आवेश होता है, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वही बीटा का। तो प्रोटॉन का कितना है, प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गामा का कितना होता है, गामा कण का जो है से कितना आवेश होता है, गामा कण पर आवेश कितना होता है, तो आप याद रखिएगा जो न्यूट्रॉन का होता है इसका भी कोई आवेश नहीं होता है, यह चार्जलेस होता है। आप कह सकते हैं कि इसका आवेश क्या होता है, जीरो होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट आपके एग्जाम में भी आएंगे और आगे हम लोग चैप्टर में यूज भी करेंगे, फार्मूलाओज के जब सीख करेंगे। तो आप याद रखिएगा कुछ कणों पे आवेश, सम पार्टिकल्स ऑफ चार्ज, आप याद रखिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, जीरो, यानी चार्जलेस होता है। अगर कहा जाए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का दुगुना कर देना होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का दुगुना करेंगे तो 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। और चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और चार्ज ऑफ, आगे समझते हैं कि कुछ कणों का द्रव्यमान आपसे अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, मास ऑफ सम पार्टिकल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको क्या कहिएगा, तो आप याद रखिएगा 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है, -10 के पावर 31 kg होता है। तो यह किसका द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। और इस माइनस के जगह पर जैसा ही प्लस कीजिएगा तो ये सूर्य का द्रव्यमान हो जाता है, आप याद रखिएगा। प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप याद रखिएगा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6726 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.6726 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। अगर कहा जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा 1.6749 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। याद करना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन का भी याद रखिएगा 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। अगर प्रोटॉन का कहा जाए तो 1.6726 गुने 10 के पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का भी वही द्रव्यमान होता है, 6-7 ही रहेगा, खाली यहाँ पर 2 की जगह पर 4 कर देना है और 6 के जगह पर 9 कर देना है गुने 10 के पावर -27 kg। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर